जय हिंद दोस्तों, टॉप लेटेस्ट में आप सभी का स्वागत और अभिनंदन। मैं आशा करता हूं आपकी बॉडी की एग्जाम तैयारी बेहतरीन चल रही होगी और आप भी बेहतर होंगे। आज की इस वीडियो में समझने वाले हैं कक्षा 12 हिंदी। हिंदी के आज हम समझने वाले हैं 8 टॉपिक। कितने? 8 से 9 टॉपिक को आज हम समझने वाले हैं, जिनमें से पहला हमारा टॉपिक है गद्यांश। क्या है? गद्यांश। फिर हम समझेंगे पद्यांश, फिर जीवन परिचय, फिर हम कहानी को समझने वाले हैं, फिर रस, छंद, अलंकार, पत्र और निबंध। आज के इस वीडियो में एक महामैराथन होगी। आज आपको, यदि आप इस पूरी वीडियो को अंत तक देखते हैं, जिनमें से आपके 50 से 60 नंबर क्लियर करने वाले हैं। 50 से 60 नंबर आपके क्लियर हो जाएंगे 100 में से। देखो, गद्यांश से जो 10 नंबर का पूछता है, पद्यांश भी 10 नंबर का, जीवन परिचय भी 10 नंबर का, कहानी भी 5 नंबर का, रस 2 नंबर का, छंद 2 नंबर का, अलंकार 2 नंबर का, पत्र 8 नंबर का और निबंध 2 + 7 अर्थात 9 नंबर का आपका निबंध पूछा जाता है। यदि आप इस वीडियो को अंत तक देखते हैं तो आपके 50 से 60 नंबर क्लियर हो जाएंगे। और चलो हम इन टॉपिकों को समझते हैं। सबसे पहले हम समझेंगे गद्यांश, फिर पद्यांश, फिर जीवन परिचय। जीवन परिचय में लेखक और कवि दोनों को समझने वाले हैं, फिर कहानी, रस, छंद, अलंकार, पत्र और निबंध। लास्ट में निबंध को समझेंगे। चलो आओ समझते हैं। मित्रों, हमारा पहला टॉपिक है गद्यांश। हमें सबसे पहले समझना है गद्यांश। गद्यांश आपके बोर्ड एग्जाम में 10 नंबर का आता है। 5 प्रश्न दिए रहेंगे, पर प्रश्न 2 नंबर का होगा। जैसे कि कोई भी गद्यांश आता है आपके बोर्ड एग्जाम में, आपको नहीं आता उसे कैसे सॉल्व करते हैं, हम इस वीडियो में सीखने वाले हैं। तो पहले समझो, जो एक गद्यांश दिया गया है उसे समझते हैं। पढ़ते हैं गद्यांश को, फिर इसके हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। कैसे सॉल्व कर बोर्ड एग्जाम में लिखना है वो मैं आपको बताऊंगा अभी। तो जन का प्रवाह अनंत होता है। कैसा होता है? जन का प्रवाह अनंत होता है। सहस्त्र वर्षों से भूमि के साथ राष्ट्रीय जन ने तदामय प्राप्त किया है। जब तक सूर्य की रश्मियां नित्य प्रातः काल भुवन को अमृत से भर देती हैं, तब तक राष्ट्रीय जन का जीवन भी अमर है। इतिहास के अनेक उतार चढ़ाव पार करने के बाद भी राष्ट्र निवास जन नई उठती लहरों से आगे बढ़ने के लिए अजर अमर है। जन का सततवाही जीवन नदी के प्रवाह की तरह है, जिसमें कर्म और श्रम के द्वारा उत्थान के अनेक घटों का निर्माण करना होता है। अब देखो, जब बोर्ड एग्जाम में गद्यांश आए तो गद्यांश का आपको 2 से 3 बार पढ़ना है। कितने बार? 2 से 3 बार उसको अच्छे से पढ़ना है। जब आप 1 बार 2 बार पढ़ोगे तो आपको थोड़ा बहुत आइडिया लग जाएगा कि किस चैप्टर से लिया गया है। तो एक बार हम इसे और पढ़ते हैं। जन का प्रवाह अनंत होता है। सहस्त्र वर्षों से भूमि के साथ राष्ट्रीय जन ने तदामय प्राप्त किया है। जब तक सूर्य की रश्मि नित्य प्रातःकाल भुवन में अमृत से भर देती हैं, तब तक राष्ट्रीय जन का जीवन भी अमर है। इतिहास के अनेक उतार चढ़ाव पार करने के बाद भी राष्ट्र निवासी, देखो राष्ट्र निवासी, तो आप इनसे आइडिया लगा सकते हो किस चैप्टर से लिया गया है। आपको आइडिया हो गया होगा कि राष्ट्र निवासी अर्थात राष्ट्र के स्वरूप नामक चैप्टर से लिया गया है। किस चैप्टर से लिया गया है? राष्ट्र का स्वरूप नामक चैप्टर से लिया गया है। तो आगे समझते हैं कि इतिहास के अनेक उतार चढ़ाव पार करने के बाद भी राष्ट्र निवासी जन नई उठती लहरों से आगे बढ़ने के लिए अजर अमर हैं। जन का सतत वही जीवन नदी के प्रवाह की तरह है, जिसमें कर्म और श्रम के द्वारा उत्थान के अनेक घटों का निर्माण करना होता है। हमें समझ में आ गया कि किस चैप्टर से लिया गया है। तो ये लिया गया है राष्ट्र का स्वरूप चैप्टर से लिया गया है। अब इसके लेखक कौन है? तो आप सभी को पता होगा, डॉक्टर वासुदेव शरण अग्रवाल जी हैं। देखो, क्वेश्चन कैसे दिए रहेंगे तो आपको 5 क्वेश्चन पूछ सकता है। आप 5 में से कोई भी क्वेश्चन पूछ सकता है। 2 क्वेश्चन कंपल्सरी रहेंगे। पहला क्वेश्चन रहेगा कि पाठ का शीर्षक एवं लेखक का नाम लिखिए। जो प्रश्न पूछे उसी का आंसर लिखना होता है। इसलिए नहीं कि वो आपसे संदर्भ नहीं पूछ रहा, आप संदर्भ लिखे हैं, आपको संदर्भ नहीं लिखना। यदि आपसे संदर्भ कह रहा है तभी आपको संदर्भ लिखना है, यदि संदर्भ नहीं कह रहा है तो संदर्भ को नहीं लिखना है। पहला प्रश्न है हमारा कि जन का प्रवाह किस तरह होता है। जन का प्रवाह किस तरह होता है? तो जन का प्रवाह अनंत होता है। कैसा होता है? जन का प्रवाह अनंत होता है। बस आपको इसी से क्वेश्चन पूछेगा, इसी से तो आपको समझ लिखना है। देखो, कह रहा है जन का प्रवाह किस तरह होता है, तो जन का प्रवाह अनंत होता है। कैसा होता है? अनंत होता है। दूसरा क्वेश्चन है हमारा कि पाठ का शीर्षक एवं लेखक का नाम लिखिए। अब इसमें संदर्भ नहीं कह रहा तो आपको संदर्भ नहीं लिखना, आपको ओनली पाठ का शीर्षक कह रहा है तो आपको पाठ का शीर्षक समझ में आ गया कि कौन से पाठ से लिया गया है, तो राष्ट्र के स्वरूप से लिया गया है। एवं लेखक कौन है? तो वासुदेव शरण अग्रवाल जी हैं। दोनों क्वेश्चन क्लियर। तीसरा क्वेश्चन है कि रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। रेखांकित अंक की व्याख्या करनी है। अब आपको जो रेखांकित अंक है, इसमें जो रेखा हुई है यहाँ से यहाँ तक जन का प्रवाह अनंत होता है और अमर है, यहाँ तक आपको पहले एक लाइन लिख देनी है। ठीक है, डॉट डॉट करके यहाँ से यहाँ तक करके फिर डॉट 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 करके अमर तक
अमर है तक लिख देना। फिर आपको अपने शब्दों में बना बनाकर आपको इसके रेखांकित अंश की व्याख्या करनी है। तो आपको अपने शब्दों में रेखांकित अंश की व्याख्या करना। इसका रेखांकित अंश की व्याख्या हम किस तरह करेंगे मैं आपको यहाँ बताता हूँ। देखो, आप उस तरह भी लिख सकते हैं कि देखो, प्रत्येक राष्ट्र का इतिहास निरंतर बदलता रहता है। अब इसमें देखो कह रहा है कि जन का प्रभाव कैसा होता है, सशस्त्र वर्षों से, मतलब पिछले हजारों वर्षों से भूमि के साथ राष्ट्रीय जन मतलब लोग, क्या होता है लोग, ने तदामय का मतलब होता है एक साथ या एकता होता है, ठीक, प्राप्त किया है। जब तक सूर्य की रश्मि मतलब किरणें, सूर्य के किरणें नित्य मतलब सुबह, प्रातः काल का मतलब होता है सुबह 5 बजे 6 बजे, जब सूर्य उदय होता है। कब सूर्य उदय होता है, वो मतलब घर में को अमृत से भरते हैं। आज जो किरणें होती हैं सूर्य की, वो जब आपके घर में पड़ती हैं तो आपके घर को एकदम की प्रकाश से भर देती हैं। कैसे? प्रकाश से भर देती हैं, अर्थात अमृत से भर देती हैं। और तब तक राष्ट्रीय जन जो लोग होते हैं उनका जीवन भी अमर हो जाता है। ये था हमारा रेखांकित अंश की व्याख्या। अब इसे हम इस तरह देखो, इसे हम बढ़ा चढ़ाकर अपने शब्दों में लिखा सकते हैं, ठीक है। तो रेखांकित अंश की व्याख्या कैसे करें? तो प्रत्येक राष्ट्र का इतिहास निरंतर बदलता रहता है तथा इसमें अनेक उतार चढ़ाव आते रहते हैं, किंतु राष्ट्र के निवासियों की श्रृंखला निरंतर चलती रहती है। मनुष्य पीढ़ी दर पीढ़ी अपने राष्ट्र के साथ जुड़ा रहता है। इसी कारण हजारों वर्षों से मनुष्य ने अपनी भूमि के साथ एक साथ अस्तित्व किया है तथा विभिन्न दृष्टियों में एक स्वरूपता बनाई हुई है। जब तक राष्ट्र रहेगा और राष्ट्र की प्रगति होती रहेगी, तभी तक राष्ट्रीय जन का जीवन भी कैसा रहेगा? अमर रहेगा। अब क्वेश्चन नंबर चौथा है, ये था रेखांकित अंश के। और रेखांकित अंश में आपको टेंशन नहीं लेनी, आपको अपने शब्दों में जो भी समझ में आए उसी को लिख देना। यदि समझ में ना आए तो सेम को सेम छाप देना, बस इनके शब्दों का चेंज कर देना यदि इनकी मीनिंग समझ में आ जाए। जैसे कि जन मीन्स लोगों का प्रवाह मतलब एक नदी बहना होता है। क्या? नदी अर्थात बहना होता है, ठीक है। अनंत का मतलब होता है पिछले हजारों वर्षों से, ठीक है। सशस्त्र मतलब हजारों साल, हजारों वर्षों से। भूमि तो भूमि समझते हो। राष्ट्रीय जन मीन्स लोग, तथा मीन्स एक सा या एकता। इस तरह जो भी आपको समझ में आए उस तरह लिख देना है, नहीं तो जो भी ना आए तो इसी को सेम लिख देना है। क्वेश्चन आगे समझो। क्वेश्चन नंबर चौथा है कि सूर्य की रश्मियों का क्या प्रभाव पड़ता है? सूर्य की रश्मियों का क्या प्रभाव पड़ता है? तो बताओ, सूर्य की रश्मियों का क्या प्रभाव पड़ता है? सूर्य की रश्मियों का क्या प्रभाव पड़ता है? तो सूर्य की रश्मियों प्रातः काल भुवन में आकर अमृत से भर देती हैं। क्या? अमृत से भर देती हैं। तो हम आंसर में लिखेंगे कि सूर्य की रश्मियों को प्रभाव से राष्ट्रीय जन का जीवन अमर हो जाता है। कैसा हो जाता है? राष्ट्रीय जन का जीवन अमर हो जाता है। इस तरह हम इसका लिख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5वां है कि घटों का निर्माण का आशय स्पष्ट कीजिए। घटों का निर्माण से क्या आशय, इसको स्पष्ट करना है। तो घटों का आशय से आशय होता है मनुष्य जन अपने कर्म और श्रम, क्या यहाँ पर देखो लिखा हुआ है कि जिससे कर्म और श्रम के उत्थान के अनेक घटों का निर्माण करता है। कौन करता है? घटों का निर्माण कौन करता है? तो कर्म करता है। क्या? कर्म और श्रम करता है। कौन करता है? कर्म और श्रम घटों का निर्माण करता है। आशा करता हूँ आपको ये समझ में आ गया होगा। हमारा सेकंड टॉपिक है पद्यांश। पद्यांश भी आपका बोर्ड एग्जाम में 10 नंबर का पूछा जाता है। 5 प्रश्न दिए रहेंगे, 2 नंबर का 1 प्रश्न रहेगा। चलो इसे भी समझते हैं। दुख की पिछली रजनी बीच विकसता सुख का नवल प्रभात, एक पर्दा यह जीना नील छिपा है जिसमें सुख गात, जिसे तुम समझे हो अभिशाप जगत की ज्वालाओं का मूल, ईशा का वह रहस्य वरदान कभी मत इसको जाओ भूल। ये हमारा पद्यांश है। इसमें 8 पंक्तियां हैं, 8 पंक्तियां दिया रहेंगी जिनको आपको समझना होगा कि किस चैप्टर से लिया गया है, इसके लेखक कौन है। तो देखो लिखा हुआ है कि दुख की पिछली रजनी बीच विकसता सुख का नवल प्रभात, एक पर्दा यह झीना नील छिपा है जिसमें सुख गात, जिसे तुम समझे हो अभिशाप जगत की ज्वालाओं का मूल, ईशा का वह रहस्य वरदान कभी मत इसको जाओ भूल। अभी बताओ किस चैप्टर से लिया गया? कुछ आइडिया लगा? रजनी मतलब होता है रात। क्या? पिछली मतलब पिछली रात, रजनी मतलब होता है रात, ठीक है। कुछ आइडिया लगा कि किस चैप्टर से लिया गया है? तो ये लिया गया है श्रद्धा मनु चैप्टर से। किस चैप्टर से लिया गया है? श्रद्धा मनु चैप्टर से लिया गया है। प्रश्न दिया है कि प्रयुक्त पद्यांश के कवि एवं कविता का नाम लिखिए। तो देखो कवि का नाम है जयशंकर प्रसाद। क्या नाम है? कवि का नाम है जयशंकर प्रसाद।
कविता का नाम है श्रद्धा मनु। आपने यदि श्रद्धा मनु चैप्टर को पढ़ा होगा अच्छे से तो आपको तुरंत पता चल गया होगा कि श्रद्धा मनु चैप्टर से लिया गया है। दूसरा क्वेश्चन है कि रेखांकित पंक्तियों की व्याख्या करनी है। अब आपको रेखांकित पंक्तियों की व्याख्या करनी है। आपको हेडिंग डालनी है रेखांकित अंश की व्याख्या, और देखो क्या है उसे समझते हैं। पहले रेखांकित अंश में क्या क्या दिया उसे समझते हैं कि दुख की पिछली रजनी बीत, विकसता सुख का नवल प्रभात। दुख मतलब दुख तो दुख होता है, समझते हो, पीड़ा दुख, पिछली मतलब पिछला, रजनी रजनी मतलब रात, बीच बीच मतलब बीत गया, पीछे की जो रात है वो बीत गई है। विकसता आने वाला सुख, आने वाले सुख का नवल प्रभात अर्थात सुबह होने वाली, नया सुख का सुबह होने वाली है। तो इसको समझते हैं और इसको आंसर में लिखते हैं। समझो कि जो श्रद्धा है वो मनु को समझाती हुई कहती है कि जिस प्रकार रात्रि के अंतिम पहर के समाप्त होने पर नवीन प्रभात उदित होता है, उसी प्रकार दुख के अंतिम क्षण बीतते ही सुख का स्वतः समीप आ जाता है। इस प्रकार श्रद्धा ने निराश मनु को आशा का संचार दिया। और आपके जीवन में भी कभी उदास हो ना तो इस बात को याद रखना, यहाँ से याद रखना कि जो श्रद्धा मनु को समझाती हुई कहती है कि उस प्रकार जिस प्रकार दुख का अंतिम क्षण होता है ना, अर्थात जैसे सुख का अंतिम क्षण है, उस क्षण अचानक देखते हो कि कभी आप हंस रहे हो अचानक आपको रोने आ जाए, तो उस प्रकार जिस प्रकार दुख का अंतिम क्षण बीतते हैं ना तो सुख स्वतः समीप आ जाता है। इस प्रकार श्रद्धा मनु को समझाती है। एग्जाम्पल इसका क्या मतलब है, सीधे सीधे समझो कि मान लो कि देखो आप मान लो सुबह 7 बजे उठे, कितने बजे, 7 बजे उठे हो। अब आपको 8 बजे तक केवल मूवी देखना है, क्या मूवी देखना है, और 8:01 होते ही आपको पढ़ना स्टार्ट करना है, ठीक है। अब फिर 9 बजे के बाद आपको पढ़ते रहना है। उसी प्रकार की एक क्षण मतलब कुछ समय, क्षण मतलब एक एकांक समय, क्षण में आपका सुख भी आता है, उसी क्षण में आपका दुख भी समाप्त हो जाता है। तो श्रद्धा मनु को समझाती हुई कहती है कि जिस प्रकार रात्रि के अंतिम पहर के समाप्त होने पर, अर्थात रात्रि के बाद दिन आता है ना, तो उसी प्रकार रात्रि के अंतिम पहर को समाप्त होने के बाद नवीन प्रभात उदित होता है, नया सूर्य उदित होता है, सूर्योदय होता है। उसी प्रकार दुख के अंतिम क्षण बीतते ही सुख स्वतः समीप आ जाता, सुख तुरंत आ जाता है, दुख के अंत होते ही तुरंत सुख आ जाता है। इस प्रकार श्रद्धा निराश मनु को आशा से संचार भर देती है, अर्थात समझाती है। आशा करता हूं आपको रेखांकित अंश की व्याख्या अच्छे से समझ में आ गई होगी। तीसरा प्रश्न है कि कवि अभिशाप किसे कहता है। जो कवि है वो अभिशाप किसे कहता है, अर्थात जयशंकर प्रसाद जी किस पंक्ति को या किसे अभिशाप कहता है। आप सभी को पता होगा दुख को, किसको, कवि जो है वो दुख को अभिशाप कहता है। देखो दुख को पिछली रजनी दुख की पिछली रजनी भी, अर्थात दुख को वो एक कवि है जो वो अभिशाप समझता है। आप भी समझते हो कि आपके जीवन में भी दुख अभिशाप है, पाप है, ये समझो अभिशाप है, ठीक है, दुख अभिशाप है, आपको समझ में आ गया होगा। चौथा प्रश्न है कि एक पर्दा या झीना नील इस पंक्ति में कौन सा अलंकार है। आप सभी को पता होगा उपमा अलंकार। कौन सा अलंकार है, उपमा अलंकार है, ये याद रखना। नेक्स्ट है कि श्रद्धा किसके हताश मन को प्रेरणा दे रही थी। तो आप सभी को पहले ही बता दिया, तो श्रद्धा मनु के हताश मन को प्रेरणा दे रही थी। किसके, मनु के हताश मन को प्रेरणा दे रही थी। आशा करता हूं आपको पद्यांश भी बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब हम समझते हैं इसके आगे। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा जीवन परिचय। जीवन परिचय में मात्र की 4 जीवन परिचय पढ़ लो, 5 नंबर आपके कोई नहीं काट सकता। कौन कौन से, लेखक परिचय में देखो, ये बात ध्यान देना, ये लेखक परिचय में 4 जीवन परिचय, वासुदेव शरण अग्रवाल जी का, कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर का, डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी का, प्रोफेसर जी सुंदर रेड्डी का। ये मात्र 4 जीवन परिचय आप पढ़ लो, और 5 नंबर कोई काट दे तो बताना, क्योंकि 100% ये 4 में से कोई आपको एक देखने को मिले, क्योंकि 3 दिया रहता है, एक करना होता है। तो मैं आपको इस वीडियो में प्रोफेसर जी सुंदर रेड्डी का बताने वाला हूँ। तो सबसे पहले आपको संक्षिप्त परिचय लिखना है। संक्षिप्त परिचय आपको लिखना नहीं, आपको याद होना चाहिए। जीवन परिचय प्लस रचनाएं लिखने को आता है, तो आपको संक्षिप्त परिचय याद होगा तो आप जीवन परिचय बहुत आसानी से लिख पाएंगे। तो समझते हैं। जन्म तो आप नाम तो इनका पता है, प्रोफेसर जी सुंदर रेड्डी। जन्म कब हुआ था, सन हुआ था। जन्म स्थान कहाँ, आंध्र प्रदेश में हुआ था। प्रारंभिक शिक्षा संस्कृत और तेलुगु भाषा में हुई थी। किस भाषा में से,
प्रारंभिक शिक्षा संस्कृत और तेलुगु भाषा में हुई थी। उच्च शिक्षा आप लिख लेना कहीं, उच्च शिक्षा इनकी हिंदी में हुई थी। कैसी हुई थी? हिंदी में हुई थी। लेखन विधा क्या थी? हिंदी में लिखते थे, संस्कृत में लिखते थे, तेलुगु साहित्य में लिखा करते। इनकी भाषा कैसी थी? खड़ी बोली थी। शैली कैसी थी? विचारात्मक थी, आलोचनात्मक थी। प्रमुख रचनाएं कौन कौन सी हैं? साहित्य और समाज, मेरे विचार, ये 2 रचनाएं यहाँ पर है, बाकी रचनाएं मैं आपको रचनाओं पर लिखा दूंगा। मृत्यु 2005 में हुई थी। आपको बस ये याद रखना है, जन्म स्थान आंध्र प्रदेश और मृत्यु 2005 में। भाषा खड़ी बोली, शैली विचारात्मक और आलोचनात्मक, प्रमुख शैली साहित्य और समाज, मेरे विचार, लेखन विधा हिंदी, संस्कृत और तेलुगु। बस आपको इतनी बात भी याद रखनी है। तो चलो समझते हैं जीवन परिचय। जीवन परिचय कैसे लिखना है वो समझते हैं। आपको हेडिंग डालनी है, जीवन परिचय लिखना है कि प्रोफेसर जी सुंदर रेड्डी का जन्म सन 1919 ईस्वी में दक्षिण भारत के आंध्र प्रदेश में हुआ था। इन्हें संस्कृत और तेलुगु भाषाओं का असाधारण ज्ञान तो प्रारंभिक शिक्षा में ही हो गया था, किंतु उच्च शिक्षा हिंदी में हुई थी। उच्च शिक्षा कैसे हुई थी? हिंदी में हुई थी। 1943 ईस्वी में आप आंध्र विश्वविद्यालय में स्नातकोत्तर अध्ययन का अनुसंधान विभाग के अध्यक्ष एवं प्रोफेसर पद पर रहे। 1943 ईस्वी में आप आंध्र विश्वविद्यालय में स्नातकोत्तर अध्ययन एवं अनुसंधान विभाग के अध्यक्ष एवं प्रोफेसर पद पर रहे। ये अपने ही निर्देशों में विद्यार्थियों के उज्जवल भविष्य की कामना से हिंदी और तेलुगु साहित्य के विविध पहलुओं एवं तथ्यों को तुलनात्मक अध्ययन पर शोध कार्य कराए। ये आपको यहाँ तक लिखना है जीवन परिचय में, और थोड़ा सा इसके आगे और है तो उसको हम बाद में समझेंगे, पहले एक बार इसको और समझ लेते हैं। जीवन परिचय में देखो, प्रोफेसर जी सुंदर रेड्डी जी का जन्म, आप डायरेक्ट ऐसे लिखना है। यदि आप वैसे नहीं लिखना तो आप यहाँ से लिख सकते हो कि देखो यहाँ से लिख सकते हो कि अनुसंधान विभाग के अध्यक्ष प्रोफेसर सुंदर जी रेड्डी जी का जन्म सन 1919 में दक्षिण भारत के आंध्र प्रदेश में हुआ था। इन्हें संस्कृत और तेलुगु भाषाओं का असाधारण ज्ञान था। प्रारंभिक शिक्षा इनकी इन्हीं भाषाओं में हुई थी और उच्च शिक्षा हिंदी में हुई थी। 1943 में प्रोफेसर जी सुंदर रेड्डी जी आंध्र विश्वविद्यालय स्नातकोत्तर अध्ययन एवं अनुसंधान विभाग के अध्यक्ष एवं प्रोफेसर पद पर कार्य किया था। बाद में यह अपने ही निर्देशों अनुसार विद्यार्थियों के उज्जवल भविष्य की कामना के लिए हिंदी तेलुगु साहित्य के विविध पहलुओं एवं तथ्यों के तुलनात्मक अध्ययन पर शोध कार्य करे। बस आपको यहाँ तक लिखना है। इसके आगे थोड़े से 4 लाइन और लिखनी है, वो आगे समझ लेते हैं। उसी के आगे समझो कि दक्षिण की भाषाएं और उनका साहित्य नामक पुस्तक में तो अपनी प्रतिभा का असाधारण परिचय मिलता है। ये इनकी एक पुस्तक थी। पुस्तक का नाम है दक्षिण की भाषाएं एवं उनका साहित्य। नामक पुस्तक में तो अपनी प्रतिभा का असाधारण परिचय मिलता है। इन्होंने हिंदी भाषा की जो सेवा की है वह एक प्रशंसनीय कार्य है। इनका निधन 2005 ईस्वी में हो गया था। कि दक्षिण की भाषाएं और उनका साहित्य नामक पुस्तक में तो आपकी प्रतिभा का असाधारण परिचय मिलता है। इन्होंने हिंदी भाषा की जो सेवा की है वे एक प्रशंसनीय कार्य है। इनका निधन 2005 ईस्वी में हो गया था। इनकी कृतियां कौन कौन सी वो समझ लेते हैं। साहित्य और समाज, मेरे विचार, हिंदी और तेलुगु, एक तुलनात्मक अध्ययन, भारत की भाषाएं और उनका साहित्य आदि इनकी रचनाएं हैं। बस आपको इतनी ही चीज लिखना है इनके जीवन परिचय में, और एग्जामिनर आपको फुल 5 मार्क्स देगा। और आपको ऐड करना हो तो आप देखो, भाषा ऐड कर लेना, भाषा में खड़ी बोली लिख लेना, और शैली लिख लेना, शैली में लिख लेना विचारात्मक और आलोचनात्मक। इतनी चीजें और ऐड कर लेना, 2 चीजों को बस। अब हम समझते हैं इसके आगे। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा कवि परिचय। कवि परिचय भी आपका 5 नंबर में आता है। आपको देखो कवि परिचय में मैथिली शरण गुप्त, जयशंकर प्रसाद, भरतेंदु हरिश्चंद्र, जगन्नाथ दास रत्नाकर, महादेव वर्मा, सुमित्रा नंदन पंत, अर्थात आपको इसमें 6 जीवन परिचय याद करने पड़ेंगे। यदि आप 6 जीवन परिचय याद कर लेते हो 5 नंबर क्लियर हो जाएंगे। देखो आप मेरे हिसाब से तो एक भी मत पढ़ो, मुझे क्या, कौन सा मुझे एग्जाम देना है, देना आपको है। तो मैं यही कहूँगा आपके चैप्टर जितने हैं सभी चैप्टर को पढ़ के जाना है जीवन परिचय। कभी कभी किस्मत इतनी खराब होती है कि आपको जो याद करके जाते हो वो फंसते ही नहीं, वो आते ही नहीं बोर्ड एग्जाम में। चाहे कोई जितना भी इम्पोर्टेंट बता दे तो इम्पॉर्टेंट हिसाब से पढ़ा जाता है, ठीक है। पर आपको पूरे 100 में 100 मार्क्स लाने के लिए आपको सभी चैप्टरों को पढ़ना पड़ेगा। तो मैं आपसे ये बता दिया जाता, एक अनुमानित है, आप खुद कॉमन सेंस लगाओ, आप
पढ़ते हो, इंटर में हो। आपके चैप्टर 10 से 12 चैप्टर हैं। 10 से 12 चैप्टर में कोई 3 पूछेगा, क्या ये 6 ना पूछ के कोई अलग से 3 पूछ ले? तो आपको 12-13 जितने चैप्टर हैं, सभी चैप्टर के जीवन परिचय याद करके जाना है। पर जो मेन है, उनमें से मैथिली शरण गुप्त, जयशंकर प्रसाद, भरतेंदु हरिश्चंद्र, जगन्नाथ दास रत्नाकर जी का, महादेव वर्मा जी का, सुमित्रेंद्र पंत का, ये 6 तो आपको रट कर ही जाना है बोर्ड एग्जाम में। परंतु पढ़ के सब जाना है। कौन सा बोर्ड एग्जाम में पूछ ले, ये किसी को नहीं पता, मुझे नहीं पता, और जो अपने आप को टीचर, बहुत बड़ा टीचर मानता होगा ना, उसे तक नहीं पता होता कि बोर्ड एग्जाम में कौन सा जीवन परिचय पूछने वाला। तो मैं यही कहूंगा, आप सभी जीवन परिचय को पढ़कर जाना। चलो हम इस वीडियो में समझने वाले हैं भरतेंदु हरिश्चंद्र जी का जीवन परिचय, क्योंकि ये पहला चैप्टर है और ये मोस्ट इंपोर्टेंट बन जाता है। तो इनका भी हम पहले संक्षिप्त परिचय समझते हैं। संक्षिप्त परिचय में ज़्यादा कुछ नहीं लिखना। जन्म याद रखना है कि 1850 ईस्वी में हुआ था। जन्म स्थान काशी उत्तर प्रदेश में। पिता का नाम गोपाल चंद्र था, माता का नाम पार्वती देवी थी। भाषा ब्रज भाषा और खड़ी बोली थी। शैली मुक्तक शैली थी। रचनाएं भरत, दुर्दशा, प्रेम सरोवर आदि इनकी रचनाएं थी। मृत्यु 1885 ईस्वी में हो गई थी। लगभग 34 वर्ष ये जिए थे। एक बार और समझो, जन्म 1850 ईस्वी में, जन्म स्थान काशी उत्तर प्रदेश, पिता गोपाल चंद्र, माता पार्वती देवी, भाषा ब्रज भाषा, खड़ी बोली, शैली मुक्तक, रचनाएं भारत, दुर्दशा, प्रेम सरोवर आदि, मृत्यु 1885 में। आपको देखो सभी जितने भी लेखक हैं सबका संक्षिप्त परिचय तो याद रखना है, अपने माइंड में याद रखना है। अब हम समझते हैं इनका जीवन परिचय। जीवन परिचय समझते हैं। भरतेंदु हरिश्चंद्र जी का जन्म सन 1850 ईस्वी में काशी के एक वैश्य कुल में हुआ था। इनके पिता का नाम गोपाल चंद्र था। जब भरतेंदु हरिश्चंद्र 9 वर्ष के थे, उनके पिताजी की मृत्यु हो गई थी। पिता के न होने से वे स्कूल शिक्षा तो पूरी तरह से न प्राप्त कर पाए। राजा शिव प्रसाद द्वारा अपने अंग्रेजी की शिक्षा प्राप्त की। मराठी, गुजराती, बांग्ला, उर्दू, अंग्रेजी का भी ज्ञान प्राप्त कर लिया था। इन्होंने 1857 की क्रांति को देखा था। बस यहीं से हृदय में राष्ट्र प्रेम की भावनाएं हृदय में भर उठी थी। हिंदी साहित्य के दुर्भाग्य से बड़ी विपन्न अवस्था में भरतेंदु जी ने 1885 में 34 वर्ष 4 मास की अल्प आयु में ही ये नश्वर देह त्याग दी थी। देखो सिंपल सा है, इसमें ज़्यादा मैंने बढ़ा चढ़ा कर नहीं लिखना। जीवन परिचय लिखना होता है, किसी की महाभारत नहीं लिखनी। तो आपको जीवन परिचय में जीवन परिचय ही लिखो, जीवनी नहीं लिखनी, ठीक है। तो भरतेंदु हरिश्चंद्र जी का जन्म सन 1850 ईस्वी में उत्तर प्रदेश राज्य के काशी जिले में हुआ था, वैश्य कुल में हुआ था। इस तरह भी लिख सकते हैं। इनके पिता का नाम गोपाल चंद्र था, माता का नाम पार्वती देवी था, ये भी आप ऐड कर सकते हैं। जब भरतेंदु हरिश्चंद्र 9 वर्ष के थे तब इनके पिता की मृत्यु हो जाती है और इनकी प्रारंभिक शिक्षा जो स्कूल की शिक्षा होती है वो अच्छे से नहीं हो पाती है, परंतु ये हिंदी मराठी वगैरह सीख जाते हैं। परंतु जो इंग्लिश की लैंग्वेज होती है, इंग्लिश भाषा को राजा शिव प्रसाद द्वारा ही इनको अंग्रेजी शिक्षा प्राप्त होती है। मराठी, गुजराती, बांग्ला, उर्दू, अंग्रेजी का अच्छा ज्ञान प्राप्त कर लिया था। 1857 की क्रांति को उन्होंने देखा था कि 1857 की क्रांति किस तरह हुई थी, तो इनको देश प्रेम की भावना उत्पन्न हो जाती है। हिंदी साहित्य के दुर्भाग्य से बड़ी विपन्न अवस्था से भरतेंदु हरिश्चंद्र 1885 में लगभग 34 वर्ष की आयु में ही इनकी मृत्यु हो जाती है। रचनाएं कौन कौन सी ये समझो। रचनाएं भरतेंदु जी ने लगभग 165 रचनाएं लिखी हैं, अर्थात 165 ग्रंथ लिखे हैं। भरतेंदु जी ने लगभग 165 ग्रंथ लिखे हैं, जिनमें से काव्य कृष्णचरित, रासलीला, प्रेम माधुरी, प्रेम सरोवर आदि हैं। नाटक में सत्य हरिश्चंद्र, चंद्रावली, भारत दुर्दशा है। निबंध में कश्मीर कुसुम और सुलोचना आदि हैं। ये था भरतेंदु हरिश्चंद्र जी का जीवन परिचय। अब हम समझते हैं इसके आगे। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है कहानी। कहानी भी आपके बोर्ड एग्जाम में 5 नंबर की पूछी जाती है। देखो कहानी कौन कौन सी दी हैं, तो आपको पंचलाइट, बहादुर, लाठी, कर्मनाश की हार, खून का रिश्ता, ये आपको आपके सिलेबस में कहानियां हैं, जिनमें से आपको पंचलाइट, बहादुर तो इतनी ज़्यादा पढ़ के जानी है, मतलब इनको तो रट लो, पंचलाइट और बहादुर को रट लो। बाकी लाठी, कर्मनाश की हार और खून का रिश्ता, इन्हें भी आपको पढ़ लेना है। देखो आप पढ़ लोगे तो आपको ही प्रॉफिट है। कहते हैं कि जितना पढ़ोगे उतना ही कम है। बोर्ड एग्जाम है भाई, जितना पढ़ोगे उतना ही कम है, पर आपको पूरा अपनी तरफ से 100% तैयार होकर जाना है। जैसे युद्ध लड़ने जाते हैं तो शस्त्र अस्त्र लेकर जाते हैं ना, वैसे हमें बोर्ड एग्जाम देने से पहले हमें परफेक्ट तैयारी कर लेनी है।
ठीक है। तो देखो कहानी 5 है, जिनमें से आपको कोई 3 कहानियों को पढ़ लेना है। मैं तो यही कहूँगा पंचनैट और बहादुर को अच्छे से रट लेना। इसमें मैं आपको इस वीडियो में बहादुर कहानी बता दूंगा, ठीक है। यदि आपको कोई दूसरी ना आती हो तो बताना, तो मैं उसमें नेक्स्ट वीडियो बना दूंगा। चलो हम समझते हैं बहादुर कहानी। बहादुर कहानी, जैसे नाम बहादुर है वैसे बहादुर कहानी भी हमें समझनी है। तो श्री अमरकांत जी की बहादुर कहानी एक मध्यवर्गीय परिवार के जीवन की समस्या को लेकर चली है। इसमें एक बेसहारा पहाड़ी लड़के की मर्मरिक कथा वर्णित है। कहानी के आधार पर बहादुर का नाम होता है, पूरा नाम है दिल बहादुर। क्या? दिल बहादुर के चरित्र की प्रमुख विशेषताएं निम्नलिखित हैं। आपसे बहादुर कहानी का चरित्र चित्रण पूछेगा। देखो बहादुर कहानी में दिल बहादुर या बहादुर का चरित्र चित्रण पूछता है, जो सबसे मेन है, उसी को हम इसमें समझने वाले हैं। तो श्री अमरकांत द्वारा रचित बहादुर कहानी एक मध्यवर्गीय परिवार के जीवन की समस्याओं को लेकर चलती है, जिसमें एक बेसहारा पहाड़ी लड़के की मर्मरिक कथा वर्णित है। कहानी का आधार पर बहादुर के चरित्र की प्रमुख विशेषता निम्नलिखित हैं। असहाय और भोला। असहाय और भोला। बहादुर नेपाल का रहने वाला है। माता के व्यवहार से पीड़ित होकर वह अपना घर छोड़ देता है। प्यार का व्यवहार पाकर निर्मला के परिवार का सारा कार्य संभाल लेता है। देखो जो बहादुर होता है, इसके पिताजी आर्मी में होते हैं। किस में होते हैं? आर्मी। तो ये एक युद्ध में शहीद हो जाते हैं। परंतु जो बहादुर की माँ होती है, तो इसको मारती है, पीटती हैं। इस वजह से ये परेशान होकर घर को छोड़ देता है, और ये नेपाल का रहने वाला है। इस छोड़ने के बाद ये निर्मला के यहाँ रहने लगता है। कहाँ? निर्मला के यहाँ नौकरी करने लगता है। ये फिर ये नौकर बन जाता है, इसके यहाँ रहने लगता है। तो इसका जो निर्मला होती है, तो पहले ये बहुत इसको मतलब प्यार से रखती है, सब कुछ अच्छे से करती है। बाद में फिर इसको निर्मला मारने लगती है, मतलब तो ये निर्मला का घर भी छोड़कर चला जाता है। आप कहानी पढ़ना पूरी विधिवत, तो आपको बहुत अच्छा समझ में आएगा। पर हमें इसे संक्षिप्त में समझना है, क्योंकि हमें बोर्ड एग्जाम में 80 शब्दों में लिखना होता है। कितने शब्दों में? 80 शब्दों में हमें कहानी को लिखना होता है। हम ज़्यादा शब्दों में लिखेंगे तो हमारा ही टाइम वेस्ट होगा, पर हमें 80 शब्दों में लगभग लिखना होता है। असहाय और भोला। तो बहादुर नेपाल का रहने वाला है। माता के व्यवहार से पीड़ित होकर वह अपना घर छोड़ देता है। प्यार का व्यवहार पाकर निर्मला के परिवार का सारा कार्य संभाल लेता है। परिश्रमी और ईमानदार। बहादुर होता है वो बहुत ईमानदार होता है, और परिश्रमी मतलब मेहनती भी होता है। बहादुर सुबह 8 बजे से लेकर रात्रि तक कार्य करता है। मारपीट के उपरांत भी वे दिल लगाकर कार्य करता है। चोरी नहीं करता, बल्कि झूठे इल्जाम पर मार भी खाता है। अब ये क्या होता है कि निर्मला के यहाँ रिश्तेदार आते हैं और रुपयों की चोरी का इल्जाम लगा देते हैं बहादुर पर। जो बहादुर रुपए नहीं चुराता है, उसके पीछे बहुत ज़्यादा मारपीट भी करता है, मारते भी हैं इसको निर्मला के घर वाले। पर भी वो कुछ नहीं बोलता, चुपचाप रहता, रोता रहता है। इसके बाद वो फिर से वहीं पर काम करने लगता है। अब हम समझते हैं इसके आगे। प्रेम का भूखा। जो बहादुर होता है वो प्रेम का भूखा होता है, क्योंकि इसकी जो माँ होती है वो भी इसको मारती पीटती है। तो वह मातृत्व प्रेम स्नेह व्यवहार का भूखा है, जो उसे अपने घर में नहीं मिलता है। वह प्रेम शुरुआत में निर्मला के परिवार से मिलता है, मगर जब वह भी अच्छा व्यवहार नहीं करती, तब वह भी घर छोड़ देता है। क्या होता है कि निर्मला का एक लड़का होता है, जो बहादुर को सुअर का बच्चा बोल देता है, जिससे उसको दिल पर ठेस लग जाती है। और इसके पिताजी आर्मी में होते हैं। इस वजह से फिर ये क्या करता है, बहादुर निर्मला का घर भी छोड़ देता है। इस बात को लेकर वो छोड़ देता है, निर्मला का घर भी छोड़ देता है। तो देखो वही लिखा हुआ है। देखो हम अपनी भाषा में लिखते हैं इसको, ठीक, अपनी भाषा में। किताबी भाषा में मैंने नहीं लिखा, इसे मैंने अपनी शब्दों में लिखा है कि वह मातृत्व प्रेम स्नेह के व्यवहार का भूखा है, जो उसे अपने घर में नहीं मिलता है। वह प्रेम शुरू में निर्मला के यहाँ से, मतलब जैसे अपना घर छोड़ देता है तो फिर निर्मला के परिवार से प्यार मिलने लगता है, स्नेह मिलने लगता है। मगर जब वह भी अच्छा व्यवहार नहीं करती हैं, कुछ दिन बाद वह भी अच्छा व्यवहार नहीं उसके साथ में करती, तो वो उनका भी घर छोड़ देता है। चौथी हेडिंग समझो, मातृ पितृ भक्त बालक। जो मातृ पितृ भक्त बालक पिता। बहादुर का हृदय मातृ पितृ भक्ति के साथ ही भावना से ओत पोत है। उसकी माँ उसे मारती है, उसकी उपेक्षा करती है, इसलिए वह घर से भाग आया है और नौकरी कर रहा है। वह घर वापस भी नहीं जाना चाहता, वो घर भी वापस नहीं जाना चाहता, लेकिन अपने वेतन के रुपए वह अपनी माँ के पास भेजना चाहता है। तब निर्मला उससे पूछती है कि तुम्हारी माँ तुम्हें मारती है, तो तुम पैसा अपनी माँ के पास
भेजने को क्यों कहते हो? तो उसका उत्तर होता है कि माँ बाप का कर्ज तो जन्म भर भरा जाता है। ये था हमारा बहादुर कहानी पर बहादुर का चरित्र चित्रण। अब हम समझते हैं इसके आगे। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा रस। रस भी बोर्ड एग्जाम में आपके 2 नंबर का पूछा जाता है, तो रस समझते हैं। पहला रस है श्रृंगार रस। जब विभव अनुभव तथा संचारी भाव का संयोग होता है तो रति नामक स्थायी भाव से श्रृंगार रस की उत्पत्ति होती है। देखो, जो रस होते हैं उनकी परिभाषाएं सभी का सेम होता है। जो स्थायी भाव होता है वो सबका चेंज होता है, तो आपको स्थायी भाव याद रखना है। इसका स्थायी भाव रति है। क्या है? श्रृंगार रस का स्थायी भाव रति है। जब विभव अनुभूत तथा संचारी भाव का संयोग होता है तो रति नामक स्थायी भाव से श्रृंगार रस की उत्पत्ति होती है। उदाहरण समझो। उदाहरण सबसे मेन आपको उदाहरण बोर्ड एग्जाम में लिखना होगा कि उदाहरण क्या है कि कहत नटत रीजत खीजत मिलत खिलत लजियात भरे भान में करत है नैनन सी सब बात। तो आपको उदाहरण याद रखना है कि कहत नटत रीजत खीजत मिलत खिलत लजियात भरे भान में करत है नैनन सी सब बात। आपको ये याद रखना है। वो नहीं याद रहता तो आप दूसरा याद रखना कि तेरा साथ है तो मुझे क्या कमी है, अंधेरों में भी मिल रही रोशनी है। ये दूसरा हमारा एग्जाम्पल था। आशा करता हूँ आपको श्रृंगार रस समझ में आ गया होगा। अब हम समझते हैं वीर रस, जो बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। वीर रस में समझते हैं कि जब वैभव अनुभव तथा संचारी भाव का संयोग होता है तो उत्साह नामक स्थायी भाव से वीर रस की उत्पत्ति होती है। वीर रस का स्थायी भाव उत्साह होता है। क्या होता है? उत्साह होता है। एग्जाम्पल लिया है कि वतन वालों वतन ना बेच देना, ये धरती ये गगन न बेच देना, शहीदों ने जान दी है वतन के वास्ते, शहीदों के कफन न बेच देना। यदि आपको ये वाला नहीं याद रहता तो आपको ये वाला याद रखना है। ये वाला तो आपको 100% याद भी हो गया कि बुंदेलों हर बोलों के मुंह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी। आपको ये 2 एग्जाम्पल थे। आप 2 में से कोई एक एग्जाम्पल आपको बोर्ड एग्जाम में लिखना है, आपको याद रखना है। अब हम समझते हैं इसके आगे। टॉपिक है छंद। छंद भी आपके बोर्ड एग्जाम में 2 नंबर के पूछे जाएंगे। कितने नंबर के? 2 नंबर के पूछे जाते हैं। इसे भी समझते हैं। छंद में हम समझेंगे दोहा। किसे? दोहा। यह एक अर्ध सम्मात्रिक छंद है। कैसा है? ये एक अर्ध सम्मात्रिक छंद है। इसमें 4 चरण होते हैं। कितने चरण होते हैं? 4 चरण होते हैं। पहले और तीसरे चरण में 13-13 मात्राएं होती हैं तथा दूसरे और चौथे चरण में 11-11 मात्रा होती हैं तथा इसके तुर्क मिलते हैं। देखो, हमें इसमें सबसे ज़्यादा मेन होता है एग्जाम्पल के साथ में हमें मात्राएं। देखो, जो मात्राएं लिखते नहीं है गुरु लघु, ये दिखाना सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है। यही बोर्ड एग्जाम में नंबर आपको दिलाते हैं। उदाहरण है और इसके हमें जो मात्रा है वो हम इससे निकालते हैं। देखो, आपको पता होगा कि छोटा आ छोटी ई जो छोटे वाले वर्ड होते हैं इनकी एक मात्रा आती है। मात्रा मतलब एक लिखते हैं, ठीक है। इसे हम लघु बोलते हैं। क्या? लघु बोलते हैं। गुरु क्या होता है? बड़ा ऊ बड़ी ई और जो ए आई होते हैं, ठीक है। तो इसमें देखो इसमें भी डबल मात्राएं आएंगी और इसमें भी डबल मात्रा आएंगी, ठीक है, क्योंकि ये दोनों बड़े हैं। तो 2-2 4 हो जाते हैं। ये 5, ये 6, ये 7 8 9 10, ठीक है। ये 11 और 12 13। तो देखो, पहले और तीसरे चरण में 13-13 मात्राएं होती हैं। इसके भी 2, इसके भी 2, इसके 1, इसका 1, इसका 2, इसका 2, इसका 1, इसका 2। तो 2-2 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। तो ये क्या कहता है कि पहले और तीसरे चरण में 13-13 मात्रा होती है। अब हम समझते हैं इसका ये नंबर मतलब तीसरा चरण। ये है पहला, ये है दूसरा, ये है तीसरा और ये चौथा चरण। तीसरा चरण सुनो, इसमें 2 मात्राएं। कितनी? 2। ये 3, ये 4 5 6 7 8 9 10 11 और 12 13। इसमें भी 13, इसमें भी 13। इसमें समझो, इसमें 2 2 2 4 2 6 1 7 1 8, क्योंकि ये छोटी री की मात्रा है। 8 हो गए। इसमें 9 और 10, क्योंकि ये सोई और इसमें 1, ये हो गए 11। कितनी? 11। इसमें कितनी मात्रा निकल के आई? 13। इसमें कितनी मात्रा निकल के आई? 11। इसमें कितनी निकल के आई थी? 13। इसमें कितनी होंगी? 11। तो कैसे निकलते उन्हें भी समझते हैं। देखो, जो आधा अक्षर होता है, जैसे श्याम में जो आधा है इसका कोई मात्रा नहीं होता, ठीक है, कोई नहीं मात्रा गिनना जाता। तो जो यह है बड़ा, इसमें डबल मात्रा है और इसमें एक मात्रा है। तो 3 हो गई। ये इसकी 4, ये इसकी 5, ये इसकी 6, ये इसकी 7, ये इसकी 8, इसकी 9
10 और ये एक देखो 11, कितनी 11 मात्राएं हो गई। आशा करता हूँ आपको मात्राएं समझ में आ गई होंगी। आपको मात्रा दिखाना बोर्ड एग्जाम में 100% जरूरी है, नहीं तो एग्जामिनर आधा नंबर आपका काट लेता है। आधा नंबर का एग्जाम्पल होता है, उदाहरण होता है, आधा नंबर मात्राओं का होता है, 1 नंबर का आपका दोहा पूछता है। दोहा में मतलब छंद में कुछ भी पूछ सकता है। आशा करता हूँ आपको ये समझ में आ गया होगा। आगे समझते हैं चौपाई। और चौपाई में भी जो सबसे मेन होता है इसे समझते हैं। चौपाई क्या होता है कि ये सममात्रिक छंद है। इसमें 4 चरण होते हैं, प्रत्येक चरण में 16 मात्राएं होती है। कितनी 16 मात्राएं होती हैं। तुर्क पहले चरण की, दूसरे और तीसरे चरण की चौथी से मिलती हैं यदि हर एक चरण के अंत में होती हैं। इसमें हमें देखो 4 चरण दिए हैं, पर चरण में 16 मात्राएं गिननी है, तो चलो उन्हें भी निकालते हैं। देखो साथ में गिनना, 1 2 3 4 5 6, ये 7, ये 8 9 10 11 12 13 14 15 और 16, कितनी मात्राएं निकल के आई 16। आपको जहां पर भी डाउट हो तो कमेंट में पूछना। देखो जितने भी छोटे छोटे वर्ड है सब में एक, ये देखो बड़ा है इसमें 2 मात्रा है, ये छोटी मात्रा छोटी मात्रा छोटी मात्रा छोटी मात्रा छोटी मात्रा छोटी मात्रा छोटी, और ये डबल। आजकल तो 16 मात्रा निकल के आ गई। इसमें आगे गिनती, इसमें गिनते हैं 1 2 3 हो गए, 2 यहाँ 1 यहाँ, 3 3 6 हो गए, 7 1 8 1 सॉरी 1 3 3 3 3 6 7 1 8 9 10 11 12 13 14 15 16, इसमें भी कितनी मात्रा निकल गई 16 मात्रा निकल के आ गई। आगे समझते हैं, इसमें भी एक, इसमें भी एक, इसमें भी एक, इसमें भी एक, इसमें 2, इसमें 1, इसमें 1, इसमें 2, इसमें 1, इसमें 1, इसमें 2, इसमें 2, इसको भी गिनते हैं 2 2 2 4 4 5 6 1 7 1 8 1 9 1 10 11 12 12 4 16, इसमें भी 16 मात्रा निकल के आई, इसमें भी 16 मात्राएं निकल के आई। लास्ट वाला समझते हैं। इसमें देखो, इसमें 2 1 कितनी हो गई 3 4 5 6 7 8, यहाँ 9 और 10 11 12 13 14 15 16, कितनी 16। एक बार और गिनते हैं 3 3 3 6 7 1 8 9 10 11 12 12 4 16, इसमें भी 16 मात्राएं निकल के आ गई। आपको बस इसी तरह मात्राओं को निकालना है। जितनी भी देखो, छोटा आ है, छोटा ई है और छोटा ऊ है, इनमें सब में आता है लघु। क्या आता है लघु। लघु का मतलब लिखते हैं इससे व्यक्त करते हैं। और बड़ा आ है, बड़ी ई है और बड़ा ऊ है। क्या बड़ा ऊ है। और बाकी जैसे ए आए ओ आओ बाकी जो होते हैं, ये जो तो होते हैं, इनमें गुरु होता है। क्या होता है गुरु। गुरु में डबल मात्रा ऐस लिखते हैं। क्या ऐस लिखते हैं। आशा करता हूँ आपको ये समझ में आ गया होगा। अब हम समझते हैं इसके आगे। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा अलंकार। अलंकार भी आपका बोर्ड एग्जाम में 2 नंबर का आता है, तो इसे भी समझते हैं। पहला समझेंगे अनुप्रास अलंकार। क्या अनुप्रास अलंकार, जहां पर किसी एक ही व्यंजन की आवृत्ति बार बार हो, वहां अनुप्रास अलंकार होता है। अनुप्रास अलंकार की परिभाषा क्या है कि जहां पर किसी एक ही व्यंजन की आवृत्ति बार बार होती है वहां अनुप्रास अलंकार होता है। उदाहरण, रघुपति राघव राजा राम। इसमें जो रा वर्ड है, हर एक वर्ड में आवृत्ति बार बार हो रही है। क्या आवृत्ति बार बार हो रही है। रघुपति राघव राजा राम में जो रा है, हर बार उसमें क्या होता है आवृत्ति हो रही है, बार बार एक ही अक्षर आ रहा है। दूसरा है जैसे पके पेड़ पर पका पपीता। इसमें जो पा है वो हर एक अक्षर में आ रहा है। पा आ रहा है कि नहीं आ रहा, आ रहा है। यहाँ पर भी डबल पा है। पके पेड़ पर पका पपीता, तो क्या हो रहा है कि एक ही व्यंजन की आवृत्ति बार बार हो रही है, तो यहाँ पर भी अनुप्रास अलंकार है। तीसरा है कि चरु चंद्र चंचल किरणें खेल रही थी जल थल में। चा चा चा, ये तीनों अक्षर आ गए हैं। उदाहरण थे 3। आशा करता हूँ आपको अनुप्रास अलंकार समझ में आ गया होगा। अब समझते हैं यमक अलंकार। क्या यमक अलंकार, यहाँ पर शब्दों की आवृत्ति बार बार होती है, लेकिन अनेक अर्थ भिन्न लेकिन उनके अर्थ भिन्न भिन्न होते हैं, वहां पर यमक अलंकार होता है। यहाँ पर शब्दों की आवृत्ति बार बार सेम होती, बार बार हो, लेकिन उनके अर्थ भिन्न भिन्न हो, वहां यमक अलंकार होता है। उदाहरण में समझो कि उधो जोग जोग हम जानी। उधो जोग जोग हम जानी। तो देखो, एक जोग का मतलब होता है योग या साधना, और एक जोग का मतलब होता है योग। क्या योग। देखो दूसरा है कि काली घटा का घमंड घटा। एक घटा ये है, एक घटा ये है। एक घटा का मतलब होता है बादल, एक घटा का मतलब होता है
घटना। आशा करता हूँ आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा। अब हम समझते हैं इसके आगे। पत्र पत्र आपके बोर्ड एग्जाम में 8 मार्क्स का पूछा जाता है। तो 2 पात्र आपको याद करके जाना है बोर्ड एग्जाम में। कितने? 2। पहला बैंक के लिए, किसके लिए? बैंक के लिए एक प्रार्थना पत्र आपको तैयार करके जाना है। दूसरा याद करके जाना है, अपने मोहल्ले की नालियों की सफाइयों, सड़कों आदि की गंदगी को दूर करने के लिए एक आयुक्त अधिकारी को पत्र या नगर निगम को पत्र, और एक बैंक के अधिकारी को बैंक खुलवाने के लिए आपको एक बैंक का भी तैयार करके जाना। क्योंकि देखो, मैंने अभी तक बोर्ड एग्जाम में 2 ही देखे हैं। पहला तो अपने मोहल्ले की सफाई हेतु एक, और एक बैंक है के लिए, और एक प्रिंसिपल जी के लिए। ठीक है, तो हम समझते हैं आज कि अपने मोहल्ले की नालियों की, सड़कों की आदि के लिए गंदगी की सफाई हेतु एक प्रार्थना पत्र है। आपको पहले लिखना है सेवा में। क्या लिखना है? सेवा में। फिर लिखना है मुख्य नगर अधिकारी, नगर निगम, प्रयागराज, उत्तर प्रदेश। आप या अपने जिला का नाम भी लिख सकते हैं। फिर आपको लिखना है महोदय। ये थोड़ा बहुत ध्यान देना है लाइनों को, कि सेवा जहाँ लिखा वैसे ही सेम लिखना है महोदय। और ये कॉमा भी ध्यान देना है, और इनको सेम सेम लिखना है। यहाँ भी कॉमा विशेष करके ध्यान देना है। यही एग्जामिनर देखता है और आपके पत्र में, और कुछ नहीं देखता। क्योंकि आपको सभी पता है कि आप पत्र सही लिखेंगे, तो थोड़ी बहुत कॉमन चीज़ें देखता है कि कॉमा आपने सही लगाया कि नहीं लगाया है। तो निवेदन है कि आजकल प्रयागराज नगर की सड़कों की सफाई व्यवस्था असंतोषजनक नहीं है। नगर की सड़कों पर सर्वत्र गंदगी फैली हुई है। नालियों में गंदा पानी सड़ रहा है, जिसमें दुर्गंध के कारण अनेक बीमारियों के फैलने की आशंका है। गंदगी के कारण मच्छर पैदा हो रही हैं और बीमारियां फैल रही हैं। अतः आपसे विनम्र निवेदन है कि इस अव्यवस्था की और विशेष ध्यान दें। अपने स्वास्थ्य कर्मचारियों को यहाँ विशेष सफाई बनाए रखने का आदेश दें, ताकि यहाँ के निवासियों का जीवन बीमारियों से दूर हो और यहाँ के व्यवसाय की वृद्धि संभव हो सके। बस आपको इसी तरह लिखना है पत्र, उसमें ज़्यादा कुछ नहीं ऐड करना। लास्ट में ये याद करना, ये ऐड कर लेना। जब दिनांक लिखोगे तो दिनांक में इस तरह लिखो कि 10 फरवरी 2026, 11 मार्च, जिस दिन आपका एग्ज़ाम है इस दिन एग्ज़ाम डेट लिख सकते हो, पर इस तरह लिखना। फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, इस तरह लिखना है। आपको मंथ में इस तरह नहीं लिखना कि 10वां मंथ ये, फिर ये कतई नहीं लिखना। ये वाला कतई नहीं लिखना। लिखना आपको इस तरह है। इस तरह आप इस तरफ लिखना प्राथी का खा गा। बस आपको इतना ही लिखना है। ये था आपका पत्र। आशा करता हूँ आपको अच्छा लगा होगा, अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब हम समझते हैं इसके आगे। निबंध बोर्ड एग्जाम में 9 मार्क्स का आता है। कितने मार्क्स का आता है? 9 मार्क्स का। 2 + 7 का। इसका क्या मतलब होता है? 2 नंबर केवल आपके होता है रूपरेखा की। किसके होता है? 2 नंबर रूपरेखा का होता है। तो बढ़ती जनसंख्या और देश का भविष्य पर हम निबंध समझने वाले हैं, अर्थात जनसंख्या वृद्धि पर। अब आपको पर्यावरण प्रदूषण, आतंकवाद, बेरोजगारी, ये जो मेन है आपको याद करके ही जाना है बोर्ड एग्जाम में। तो हम समझेंगे जनसंख्या वृद्धि पर। तो आपको सबसे पहले लिखना है रूपरेखा। रूपरेखा में लिखना होता है प्रस्तावना। आप लिखने क्या वाले, हेडिंगें लिखी जाती हैं। प्रस्तावना भारतवर्ष में जनसंख्या वृद्धि के कारण, जनसंख्या वृद्धि से हानि, जनसंख्या नियंत्रण के उपाय और उपसंहार। ये आपको 2 नंबर देता है, और 7 नंबर आपको देता है आगे का। अब जो विस्तृत में लिखेंगे, हम सबसे पहले लिखेंगे प्रस्तावना। क्या लिखेंगे? प्रस्तावना। प्रस्तावना में क्या लिखना है वो समझो, कि जिस देश को कभी सोने की चिड़िया कहा जाता था, आज जहाँ कभी दूध की नदियाँ बहा करती थीं, उसी देश के अधिकांश बच्चों को शायद आज दूध के रंग का भी पता नहीं है। आज असंख्य लोगों को रहने के लिए घर, तन ढकने के लिए पर्याप्त वस्त्र, और खाने के लिए भरपेट भोजन भी नहीं मिलता। आखिर क्यों? क्वेश्चन ये है कि आखिर क्यों नहीं मिल रहा? इसका एकमात्र कारण है जनसंख्या की अत्यधिक वृद्धि। भारतवर्ष में विश्व की जनसंख्या का 6ठा भाग निवास करता है। भारत की जनसंख्या सन 1981 में 68.38 करोड़ थी। सन 1991 में 84.39 करोड़ थी। सन 2001 में लगभग 1 अरब 2 करोड़ के आसपास थी। सन 2011 के अनुसार 1 अरब 21 करोड़ थी। और संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या कोष रिपोर्ट 2024 के अनुसार भारत की जनसंख्या 144.17 करोड़ है, जो चीन की जनसंख्या से अधिक है। अर्थात भारत नंबर 1 पर आ गया है।
फिर दोबारा से चीन नंबर 1 पर आ गया है, ठीक है? क्योंकि जिस गति से भारतवर्ष में जनसंख्या वृद्धि हो रही है, वह भारत के लिए अति दुखदायी है। देखो प्रस्तावना, आप ये मत सोचो कि सर ने इतना बड़ा बता दिया, आपको इतना बड़ा नहीं लिखना, इसमें देखो कुछ शब्दों को काट फेर कर देना, देखो कुछ शब्दों को आप अपनी तरफ से छोड़ देना और आपको पूरा लिखोगे, देखो बहुत अच्छा लिखा है। और देखो एग्जामिनर को ये जरूर लिख देना, यहाँ कुछ ना लिखो, नहीं लिखना, ना लिखो। आप प्रस्तावना में ये जरूर लिखना कि भारत की जनसंख्या सन 1981 में 68.38 करोड़ थी, सन 1991 में 84 करोड़ थी, 2001 में 1 अरब 2 करोड़ थी और 2011 में 121 करोड़ थी। कितनी? 121 करोड़ थी। और संयुक्त राष्ट्र संख्या कोष रिपोर्ट 2024 के अनुसार भारत की जनसंख्या 144.17 करोड़ थी, जो चीन की जनसंख्या से अधिक है। यदि ये पॉइंट आप लिखते हो तो एग्जामिनर आपको 100% फुल मार्क्स देगा, क्योंकि ये पॉइंट कोई नहीं लिखता, किसी को याद नहीं रखते। तो आप ये लिखो जो कोई नहीं लिखता, तो एग्जामिनर आपको फुल मार्क्स देगा। ये निबंध बहुत बेहतरीन तरीके से मैं लिख कर लाया हूँ। देखो एक बार और समझते हैं प्रस्तावना में आपको क्या क्या लिखना है कि जिस देश को अर्थात कभी भारत को सोने की चिड़िया कहा जाता था, जहां पर दूध की नदियां बहा करती थी, आज अधिकांश इतनी जनसंख्या होने के कारण किसी बच्चे को दूध का रंग तक नहीं पता है, ठीक है? ये केवल ये सब इसका मुख्य कारण है जनसंख्या। क्या है? जनसंख्या। ठीक है, आप अपने शब्दों में भी कुछ चढ़ा बढ़ाकर लिख देना, परंतु यहाँ से कुछ भी आप चेंज नहीं कर सकते हैं। भारत की जनसंख्या सन 2081 में 68.38 करोड़ थी, सन 1991 में 84.39 करोड़ थी, 2001 में 1 अरब 2 करोड़ थी, 2011 में 121 करोड़ थी और 2024 के संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या कोष रिपोर्ट, ये जरूर लिख देना, संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या कोष रिपोर्ट 2024 के अनुसार 144.17 करोड़ से भी अधिक हो गई है जनसंख्या, जो चीन की जनसंख्या से सर्वाधिक अधिक हो गई है। क्योंकि इस गति से भारतवर्ष में जनसंख्या की वृद्धि हो रही है, ये भारत के लिए अत्यधिक दुखदायी है। अब हम समझते हैं इसके आगे भारतवर्ष में जनसंख्या वृद्धि के कारण। क्या कारण है वो समझते हैं। भारतवर्ष में जनसंख्या वृद्धि अत्यधिक वृद्धि के कुछ विशेष कारण हैं, जिनमें बाल विवाह सबसे मेन है। बाल विवाह, बहुविवाह, दरिद्रता, मनोरंजन के साधन का अभाव सबसे बड़ा कारण है। मनोरंजन के साधन ना होना, कोई साधन नहीं तो अपना साधन तैयार करे हुए हैं। गर्म जलवायु, अशिक्षा, रूढ़िवादिता, ग्रामीण क्षेत्र में संतान निरोध की सुविधाओं का कम प्रचार हो पाना, परिवार नियोजन की नवीनतम साधनों की अभिज्ञानता एवं पुत्र की अनिवार्यता आदि इसके मुख्य कारण है। सबसे मेन कारण कौन कौन से? देखो कुछ कारण है, इनमें से कोई मेन नहीं है, सभी कारण है, बहुत सभी कारण महत्वपूर्ण है। पहला बाल विवाह, बहुविवाह, दरिद्रता, मनोरंजन के साधन का अभाव होना, गर्म जलवायु, अशिक्षा, रूढ़िवादिता, ग्रामीण क्षेत्र में संतान निरोध की सुविधाओं का कम प्रचार पाना, परिवार नियोजन के निम्नतम साधनों की ज्ञान न होना एवं पुत्र की अनिवार्यता आदि इसके मुख्य कारण हैं। इसके आगे समझो जनसंख्या वृद्धि से हानि क्या क्या है। जनसंख्या वृद्धि की हानियां तो इतनी सारी हैं कि आप गिनो ही मत। देखो ऋग्वेद में लिखा हुआ, किस वेद में लिखा हुआ है? ऋग्वेद में कहा गया है कि जहाँ प्रजा का अत्यक्त होगा वहाँ निश्चय ही दुख एवं कष्ट की मात्रा अधिक होगी। ऋग्वेद में लिखा हुआ है या कहा गया है कि जहाँ पर प्रजा अधिक होगी वहाँ निश्चित ही दुख एवं कष्ट की मात्रा अधिक होगी। यही कारण है कि आज भारत में सर्वत्र अशिक्षा, देखो बहुत ज़्यादा अशिक्षित लोग हैं, गरीबी है, बेरोजगारी है, भूखमरी है, निम्न जीवन स्तर रह गया है, अनेकों समस्याएं इस निरंतर बढ़ती जा रही हैं। प्रतिदिन देखो जमीन की कमी, अनाज में कमी, जिसमें भूखमरी, शिक्षा, बेरोजगारी, किस किस पर आप लिखोगे, जाने कितनी भाई हानियां हो रही हैं जनसंख्या वृद्धि के। अब हमें समझना है जनसंख्या वृद्धि के उपाय कौन कौन से हो सकते हैं। तो उपायों को समझ लेते हैं कि निम्नलिखित उपाय हैं। बाल विवाह पर एवं बहुविवाह पर जैसे कुप्रथाओं पर रोक लगाई जाए, ठीक है। परिवार नियोजन कार्यक्रम का व्यापक प्रचार किया जाए। बच्चों की आयु में अंतर रखने के लिए परिवार नियोजन संबंधित सामग्रियों का उपयोग या प्रेरणा दी जाए। अधिक बच्चों को जन्म देने वाले माता पिता को शासकीय सुविधाओं से वंचित रखा जाए, वो चाहे किसी भी वर्ग के हों। और इसमें क्या करें कि देखो आप कुछ अपने हिसाब से लिख सकते हो कि इसमें जो बालिका है उसकी उम्र 21 वर्ष कर दिया जाए या 20 वर्ष कर दिया जाए। और
25 वर्ष उम्र कर दी जाए, इसमें भी जनसंख्या पर काफ़ी रोक लगेगा। सबसे मेन है कि बाल विवाह पर रोक लगाया जाए। ये थे कुछ उपाय थे, जनसंख्या नियंत्रण के उपाय थे कुछ। अब हम समझते हैं इसके आगे। हेडिंग है उपसंहार। लास्ट हेडिंग है हमारी उपसंहार। आज भारतवर्ष में वे कुप्रथाएं समाप्त होती जा रही हैं जिनसे जनसंख्या में वृद्धि हो रही थी। बाल विवाह जैसी कुप्रथा अब लगभग समाप्त हो गई हैं और शिक्षा का निरंतर प्रसार हो रहा है। परिवारतः भारतीय जनता परिवार नियोजन के महत्व को जानकर जनसंख्या की वृद्धि को रोकने के लिए प्रयासरत है। चिकित्सा क्षेत्र में नवीन पद्धति के आने से गर्भ निरोध के साधनों के प्रति जनता का भय समाप्त हो गया है। अतः राष्ट्र हित को देखते हुए हमें जनसंख्या वृद्धि पर नियंत्रण देखना होगा तथा देश प्रगति के पथ पर अग्रसर होगा। उपसंहार में आपको पूरा जो निचोड़ होता है उसे लिखना होता है। आशा करता हूँ आपको ये समझ में आ गया होगा। हम इसे एक बार और समझ लेते हैं कि आज भारतवर्ष में कुप्रथाएं समाप्त होती जा रही हैं जिनसे जनसंख्या में वृद्धि हो रही थी। बाल विवाह जैसी कुप्रथाएं अब लगभग समाप्त हो गई हैं और शिक्षा का निरंतर प्रचार हो रहा है। परिवारतः भारतीय जनता परिवार नियोजन के महत्व को जानकर जनसंख्या की वृद्धि को रोकने के लिए प्रयासरत है। चिकित्सा क्षेत्र में नवीन पद्धतियों के आने से गर्भ निरोध के साधनों के प्रति जनता का भय समाप्त हो गया है। अतः राष्ट्र हित को देखते हुए हमें जनसंख्या वृद्धि पर नियंत्रण रखना होगा तथा देश प्रगति के पथ पर अग्रसर होगा। मित्रों, ये वीडियो यहीं पर समाप्त होता है। ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट में जरूर बताना। इस टॉपिक में हमने 58 नंबर का समझा। कितने? 58 नंबर का हमने समझ लिया है। और आपको नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पर चाहिए कमेंट में जरूर बता देना। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।